जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है जब प्रेम नारायण खरे नायाब तहसीलदार का ट्रांसफ़र चंदेरी हुआ तो बच्चे बहुत प्रसन्न थे। अब तक वह पापा के साथ रहने के बजाय पुश्तैनी घर में दादी दादा के साथ रहा करते थे। माँ भी वहीं थी। प्रेम नारायण जी की तबीयत इन दिनों ठीक न होने के कारण यह निर्णय लिया गया था। बच्चों की दादी ही पीछे पड़ गई कि बहू बच्चों को अपने साथ रखो। फिर वे जल्दी ही अपने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। सामने थाना था और निचली मंजिल पर उनकी कचहरी। निचली मंजिल से भी नीचे एक और गुप्त मंजिल थी जहां अनेक कक्ष थे। वहीं से एक रास्ता चौतरफा गलियारों में से होता बावड़ी को जाता था और दूसरा रास्ता लंबी सी भूल भुलैया अंधेरों में होकर गलियारों को पार कराता किले तक जाता। बड़ी भूल भुलैया सा था यहाँ का निवास। कोई नया आए तो पहली पहल में तो डर ही जाए। बावड़ी के ठीक बीचों बीच में मंदिर, मंदिर से जुड़े हुए पानी के तैरते संकरों से 4 रास्ते मंदिर तक जाने के लिए, जिनके दोनों ओर जालीदार पत्थर 2 फुट पर कोटे थे। बीच में छोटे से शिवालय में कोई मूर्ति नहीं थी। जब से ये खूनी हुई है तब से भगवान न जाने कहाँ अंदर ही गायब हो गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी जो जाकर खोज लाए। अच्छे अच्छे पक्के तैराक भी इस बावड़ी में उतरने से भय खाते थे। कचहरी भी पुराने समय की थी। ऊपर कड़ी में राजाओं के समय का रस्सी से खींचकर डुलाया जाने वाला बड़ी सी झालर के साथ सिला गया गुलाबी मटमैले पीले कपड़े का पंखा लटकता था, जिसकी रस्सी खींचने के लिए एक चपरासी नियुक्त था। पंखे के नीचे नायाब जी की कुर्सी होती थी। वहाँ दूर दूर तक लाइट नहीं थी। पेट्रोमैक्स या लाइटें चिमनियाँ जलाई जाती थीं उजाले के लिए, जिनको वहीं चपरासी जलाया करता था। सही समझे आप, यह परिसर किले के अंदर ही था। पहली मंजिल पर बने क्वार्टर में 3 बड़े बड़े कमरे, जिसमें फूलदार कटाव के झरोखे थे पत्थर वाले। छत पर एक कोने में रसोई और टॉयलेट अलग से नए निर्माण किए गए थे। कमला नायाब जी की पत्नी जब आई तो हैरान रह गई। यह कैसा घर मिला है? एक लाइन से कमरे, छत पर द्वार खुलते हैं। एक कमरे से दूसरे तक जाना हो तो पहले छत पर आना पड़ता था। साथ ही छत से दिखती 3 मंजिल नीचे एक खुली, कोई 1.5 फुट लंबी, उतनी ही चौड़ी खूब सी बड़ी बावड़ी। यदि बच्चा गेंद या कोई वस्तु फेंके तो सीधा बावड़ी में गिर जाए। इस छत के एक कोने में संकरा सा द्वार था, जो उस खतरनाक संकरे से जीने से जुड़ा हुआ था, जो सीधी बावड़ी की तरफ उतरता चला जाता था। पर उस हरी काई से भरी पूरी बावड़ी में क्या करने जाना था, इसलिए नायाब साहब ने सीढ़ी वाले द्वार में मोटा सा ताला लगवा दिया और चाबी बॉक्स में सबसे नीचे रख दी। बच्चों को सख्त हिदायत हो गई, छत की मुंडेर पर चढ़ना नहीं तो सीधे जा गिरोगे बावड़ी में। बस इतना ही। चपरासी ने कहा, हुजूर, बावड़ी शांत नहीं है, बच्चों का साथ है, चाहे तो शहर में भी क्वार्टर ले सकते हैं। मगर नायाब साहब निडर होने के साथ ही दमदार गुर्दे के बने हुए थे। बोले, रहूँगा। दरअसल रात दिन जब भी कमरों से बाहर आना हो तो छत पर ही आना होता था। लंबी सी छत की मुंडेर में आधी ऊंचाई तक अर्थात 2 फुट की ऊंची और उतनी ही चौड़ी चूने की बनी हुई दीवार थी। बस नायाब साहब ने उस पर लोहे के सरियों की जाली और 2 फुट ऊंची लगवा दी। रात में भी निकलो तो यह भयावह बावड़ी जरूर दिखती थी वहाँ से। सुनिए ना, जब मैं बाथरूम के लिए निकली तो ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा साया इधर से उधर चला गया हो। एक रात 3 बजे कमला थर थर कांपती आई और नायाब जी के सराहने खड़ी हो गई। अंधेरे का भ्रम है और कुछ नहीं है, इसलिए कहता हूँ
किसी की ऐसी वैसी बातों पर ध्यान मत दिया करो। आज अंधियारी रात है ना, इसलिए डर गई हो। ये लो टॉर्च, इसे लेकर जाओ। नहीं, मैं तो अब नहीं जा पाऊंगी। उस रात के बाद कमला देर रात लघुशंका के लिए कभी ना अकेली निकली, ना ही किसी और को जाने देती। बच्चों को उन्होंने समझा दिया था कि बिना उनके रात में छत पर ना जाएं। ऐसा लगता था कभी कभी कि कोई और भी पांचवा वहाँ रहता है। बावड़ी अमावस्या के दिन इतनी बलबलाती मानो समुद्र में ज्वार भाटा आ गया हो, मगर पति से अपना डर बताने पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई झीर गहराई में ताल से जुड़ी होगी, तो वही हलचल इधर आ जाती है पानी के साथ। पर कमला जी विश्वास नहीं कर पाती, चूँकि नायाब जी की कचहरी नीचे ही थी, बच्चों का स्कूल भी पास ही था, इसलिए इस सुविधा को देखते हुए वह 3-4 किलोमीटर की दूरी पर शहर में रहने नहीं जाना चाहते थे। कमला को बिल्कुल पसंद ना आया था ये घर। उनकी छठी इंद्रियां हरदम उन्हें आगाह करती कि कुछ तो गड़बड़ है। बच्चे 2 थे, रमा और कार्तिक। रमा 12 की थी, कार्तिक 10 का। उनका एडमिशन हुआ तो रमा और सुधा की अच्छी दोस्ती हो गई। सुधा उनके साथ ही पढ़ती थी। सुधा कभी कभी उनके घर आ जाती। उसकी माँ शांता बहन जी प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। उनके आचार विचार शिक्षा कमला को पसंद आए और इस तरह से उनमें दोस्ती हो गई। माँ बेटी कभी कभी मिलने आ जाती। चाय मठरी चिप्स के साथ दोनों लड़कियों का खेल हो जाता, पढ़ाई भी हो जाती। इस तरह दिन निकलने लगे। कार्तिक को गेंद खेलने का बड़ा शौक था। रोज शाम को स्कूल के खेल मैदान में तकरीबन 15 लड़के फुटबॉल का अभ्यास करते, जिनमें वह भी एक अच्छा खिलाड़ी था। उस दिन वह खेलकर गेंद उछालते हुए ऊपर आया। अपने कमरे की तरफ जाता हुआ अभ्यस्त हाथ गेंद को गोल गोल घुमाते हुए जाते थे कि एक दिन ठोकर से गेंद उछली और सीधी बावड़ी में जा पड़ी। थी तो गेंद ही, पर इतना जोर का धमाका हुआ मानो गोली चल गई हो। कार्तिक भी हैरान परेशान सा मुंडेर से झांकने लगा। नायाब साहब थे नहीं। कमला दौड़ती हुई आई और लड़के को मुंडेर की लोहे की जाली पर टंगे देखा। शायद वह देख रहा था कि गेंद किधर को डूबी, तभी उसे खींचकर झट से उसने खींच लिया। जरा देर होती शायद खिंचता हुआ बावड़ी में जा पड़ता। वह बहुत घबरा गई थी। बावड़ी में ऐसा बवाल आया उस समय कि पानी 8-8, 10-10 हाथ ऊंचा उठा। फव्वारे से निकलते रहे देर तक और पानी एकदम खूनी लाल हो गया, जैसे खून से भर गया हो। नायाब साहब आए तो बताया गया ये सब उनको। साथ में चपरासी भी था, बैग उठाए। बोला, हुजूर जब से आए हैं एक गड़बड़ी हुई जा रही है। हर अमावस्या इस खूनी बावड़ी में नारियल चढ़ता है। ना हो नारियल तो साबुत सुपारी भी चढ़ जाती है, पर यह बलि देनी पड़ती है। यह राजा की आज्ञा सख्ती से पालन की जाती थी पहले, अब सरकारी आदेश है, उसी आधार पर। क्यों है राजा की आज्ञा और सरकारी आदेश? ऐसा तो पहले कभी कहीं नहीं सुना। जी, यह बहुत पुरानी बात है, अब तो सिर्फ किंवदंती ही रह गई है। कहिए तो सुनाऊं। वह उठंग बैठ गया तो नायाब साहब बोले, सुना दो। तो उसने बताना शुरू किया, हुजूर जब राजा थे यहाँ तो उनकी एक बहुत सुकुमारी अपार सुंदरी बेटी हुआ करती थी। ना रानियों को ना बेटी को कहीं गांव में घूमने की इजाज़त थी। सख्त पहरे थे, मगर एक दिन बेटी यहाँ के सबसे बड़े ताल ग्वाल सागर में डोंगी पर घूमती पाई गई। उनकी एक मछुआरे के संग दोस्ती हो गई। बेटी को ताल तलैया में सैर करने का बहुत शौक था। रानी को बहुत समझाया था बेटी को रानी ने, पर वह नहीं मानी। बेटी के मन में खोट ना था। वह मछुआरा सिर्फ सैर करा देता था, बदले में मिलता था उसे एक चांदी का सिक्का। एक दिन राजा के सिपाहियों ने डोंगी पर ताल में सैर करते हुए बेटी को पकड़ लिया। बेटी चिल्लाती रह गई कि इसका कोई दोष नहीं है।
पर बेटी को उतारकर ले जाकर महल में बंद कर दिया। उधर उधर सिपाहियों ने राजा से आज्ञा लेकर उस मछुआरे को उसी ताल में फेंक दिया, गला काटकर। लेकिन बाद में पूरी बावड़ी खून से लाल हो गई। बाद में क्यों? बेटी दोषी नहीं थी, ना ही वह मछुआरा, इसलिए इतनी दुखी हुई कि उन्होंने अन्न पानी त्याग दिया। बस पूजा भर करके इसी बावड़ी तक आती, वह भी सेविकाओं के संग पहरे में। जब 5वां दिन आया तो जल चढ़ाने के पहले बेटी स्नान कर रही थी बावड़ी में, तभी उस मछुआरे का कटा हुआ सर आ गया उसके हाथों में। उसकी फटी फटी खुली पत्थर जैसी स्थिर मृत आंखें बेटी को सवालिया निगाहों से देख रही थी। बेटी घबराकर वहीं बेहोश हो गई। सेविका ले गई उसे उठाकर। उन्होंने राजा से न्याय मांगा, जिसकी गलती है उसे दोषी करार देकर सजा की मांग की गई। पर यहाँ खुद राजा ने ही ये सब करवाया था, तो किसको सजा देते? बेटी ने बहुत न्याय मांगा पर कोई सुनवाई न हुई। तब पिता के बदले बेटी ने स्वयं को सजा दे दी। उसी तरह बावड़ी पर जाकर अपना गला काटा और अपनी बलि चढ़ा दी। क्रुद्ध होकर उनका सर और धड़ सभी बावड़ी में ही डूब गया। उस दिन अमावस्या रही, तभी से हर अमावस्या को वह बेहद गुस्से में आ जाती है। उन पर झूठा लांछन जो लगा था, उपाय सब कुछ किया गया, पर शांति सिर्फ बलि देने से होती है इस खून भरी बावड़ी में। बाद में राजा को पता चला तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। ना बेटी की देह मिली, ना उस मछुआरे की। कहते हैं इसमें कई झीरें ऐसी हैं जो उस ताल तक जाती हैं। पहले इसमें बहुत पानी था, बारिश में लबालब भरती थी, लेकिन फिर जब से यह खूनी बावड़ी हो गई है तब से उतना पानी नहीं आता। फिर मरी हुई बेटी की आत्मा ने गुस्से में बहुत उत्पात मचाया। उनकी शांति के लिए नारियल की बलि देने का उपाय बताया गया। नारियल जीवात्मा का रूप माना जाता है ना, तब से हर अमावस्या को नारियल चढ़ता है बावड़ी में। पूजा ये है, वरना बेटी उत्पात मचाती है। फिर आज तो गेंद लगी उन्हें। हुजूर कभी भी कुछ पड़े ना बावड़ी में, एक कंकर तक नहीं, वरना ये शांत नहीं होती। फिर मैं कल लाकर नारियल चढ़ा दूंगा। नायाब साहब ने लंबा हूँ कहकर विदा कर दिया उसको, जैसे किसी सोच में डूब गए हों। पर मन में मनन चल रहा था, पता नहीं किस केस को लेकर। पीड़ितों को न्याय देना उनका रोज का काम था। तब तक कोई फरियादी कुछ लोगों के साथ गुहार करता हुआ नीचे आ गया था। लहूलुहान था वो। हुजूर माई बाप सुन ले जरा देर बात करके वह सामने थानेदार की रिपोर्ट लिखवाने चला गया। चलते चलते चपरासी कह गया था, ना हो तो हुजूर आप शहर में रह लें। कमला ने फिर यही दोहराया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अपने बच्चों को काबू में रखो। कभी कुछ गलती से हो गया तो फिर क्या कर पाएंगे? पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इतनी खतरनाक बावड़ी है हमारे ही घर में, कैसे ना डरूं? पर नायाब ने उत्तर ना दिया। वे जाकर अपनी कचहरी में कागजात देखने लगे। उस पूरी रात बलबलाने भरभराने की आवाज़ें आती रहीं बावड़ी से। हाँ, अगली अमावस्या से ध्यानपूर्वक नारियल चढ़ाने का नियम लगा लिया उन्होंने। कुछ समय सब ठीक चला। फिर एक दिन सुधा और सुधा की माँ शांता जी रमा और कमला से मिलने आ गई। सभी खुशी खुशी चाय नाश्ता कर रहे थे कि सुधा अनायास उठी और झूमने लगी। उसका असामान्य व्यवहार देखकर वह घबरा गई। यह स्वाभाविक भी था, कोई भी यह देखकर घबरा सकता है। सुधा अनायास ही अलग सी मीठी आवाज में कह रही थी, मुझे इस लड़की की बलि दे दो। रमा समझी वह उसके साथ खेल रही है, तो उसने पास जाकर सुधा को थपथपा दिया। अब तो सुधा बिफरने लगी। हूँ तू मुझे थपथपाई है, इतनी तेरी हिम्मत? यह इसे क्या हो गया कमला जी? देखिए तो ये कैसे कर रही है। अरे ये क्या हुआ बेटी सुधा? मैं सुधा नहीं हूँ। बेटी बेटी मत करो, इस सब से नफरत है मुझे। वह अपने सिर को झटके देकर जोर से चीखी।
सामने रखे सामान कप प्लेट फेंकने लगी। उसे भयंकर गुस्सा आ रहा था। एक कप उसने कमला जी के पीछे जा खड़ी हुई रमा की तरफ फेंका, जो जाकर कमला जी के माथे पर लगा। खून बह निकला था। वह वहीं हाथ से घाव को दबाकर बैठ गईं। उनके पूरे चेहरे पर और धरती तक खून ही खून हो गया और कपड़ों पर भी छींटे आ पड़े। हाँ हाँ हाँ, अब मज़ा आया खून देखकर, अब मज़ा आया। मैं इतने दिनों से परेशान हूँ, कोई मुझे न्याय को क्यों नहीं दिलाता। अब देखना कैसे मैं सबके खून से बावड़ी को भरती हूँ। शांता जी के आंसू बह रहे थे। बेटी इस दुर्दशा पर, उनकी वह इकलौती बेटी थी, इसे क्या हो गया। बस वह एक ही रट लगाए थी, उसे पकड़ने के प्रयास करने लगी। तभी वह चीखी, उठाकर पटक दूंगी। मुझसे दूर रहो, दूर रहो। मैं बावड़ी पर जाना चाहती हूँ। चुपचाप मुझे वहाँ ले चलो, मैं बावड़ी के जल से स्नान करूँगी। माँ साहेब, पिताश्री को कहो मैंने अन्न पानी त्याग दिया है, या तो दोषी को सजा दें, नहीं तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगी, खुद पर दोष ले लूँगी। कमला और सुधा बहुत ज़्यादा डर गईं। सुधा का सौम्य रूप बिगड़कर भयानक हो गया, चेहरा काला हो गया, आंखें खून की तरह रक्तमय हो गईं और बाल बिखरकर चेहरा ढकने लगे। हाथ पैर ऐंठ गए थे। मैं इस लड़की की बलि लूँगी। अब मुझे हर बार एक लड़की की बलि चाहिए। मुझे न्याय दो। तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, इस लड़की की बलि लूँगी। वह रमा की तरफ इशारा कर रही थी। यह देख रमा नीचे कचहरी को भागी। उसने पापा को सब हाल कह सुनाया। वहाँ उन्होंने एक परम ज्ञानी संत को न्योता दे रखा था। इसी समस्या के बारे में बातचीत चल रही थी। शहर में मानस सम्मेलन चल रहा था, वह उसी में शामिल होने आए थे और तीसरी दुनिया की तमाम विद्याओं तंत्र मंत्र के जानकार थे। चलो कहाँ है वह, मुझे ले चलो, अब बातचीत का समय नहीं है। झटपट सीढ़ियाँ चढ़कर वह वहाँ पहुँचे जहाँ सुधा उत्पात मचाए हुए थी। उन्होंने गंगा जल जो वह अपने राम नामी झोले में रखे थे निकाला। बड़ी देर तक वह मंत्र पढ़कर उस पर छिड़कते रहे। सुधा अब सामान्य हो चली थी। तब तक उन्होंने इशारे से वहाँ गमले में लगा गुलाब के फूल मंगवा लिए। उस गुलाब में उन्होंने उस खूनी बावड़ी की रूह को उतार लिया। उन्होंने पूजा की गंगा जली में बंद कर कसकर ढक्कन लगा दिया उसे। बोले अब इस मुक्ति के लिए गंगा किनारे ही जाकर पूजा पाठ करूँगा, तभी इसकी मुक्ति हो पाएगी। तब तक यह मेरे झोले में कैद रहेगी। नायब जी, ये आपने अच्छा कार्य किया कि यहाँ से गए नहीं नए मकान में, वरना इस रूह का भला कैसे होता। वह तो आप मुझे इतने दिनों से पत्र लिख रहे हैं, इसलिए मैं सम्मेलन में आ गया। कल आपने चर्चा के दौरान अपनी समस्या गंभीर बताई, तब मैं आज आया, वरना इस लड़की को कुछ भी हो सकता था। ये हमारे मंतव्य को जान गई हो, इसलिए हो भी सकता है कि उत्पात मचाने आ गई हो। इन मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक एक अभिमंत्रित गंगा जल का कलश मैं न भेजूं इस बावड़ी में छोड़ने के लिए, तब तक ध्यान रखिएगा कि एक कंकर तक न फेंके कोई गलती से, पर इसकी मुक्ति हो जाएगी ना। नायब जी ने पूछा, अब आप पक्का समझिए कि इसकी मुक्ति हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अगली अमावस्या पर देखते हैं सब कुछ सही रहता है या नहीं। मांत्रिक के जाने के बाद नायब जी बोले तो कमला और वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें देखने लगे जैसे अभी शक हो। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।